हम बात करेंगे ओसीडी के कारणों की। ओसीडी आखिर होता क्यों है, जिनको होता है वो आगे कैसे रहते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ओसीडी का सबसे बड़ा कारण जो है वो जेनेटिक है। अगर परिवार में किसी को है तो होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओसीडी किसी को भी हो सकता है। ओसीडी किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अमीर गरीब, शहर गांव, हर जगह हो सकता है। तो हमें ये जानना होगा कि ओसीडी कहीं सीमित नहीं है। महिलाओं में ओसीडी की समस्या पुरुषों से कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन ओसीडी पुरुषों में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं। पहले हम जान चुके हैं कि ओसीडी अनचाहे बार बार आने वाले विचार हैं, जिनको हम ऑब्सेशंस कहते हैं। कंपल्शंस, बार बार की जाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें मरीज नहीं करना चाहता है फिर भी करने को मजबूर होता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, जिससे आप पिछले एपिसोड्स को देख पाएंगे। ओसीडी का सबसे बड़ा कारण जेनेटिक होता है। ओसीडी बच्चों में भी शुरू होता है। बच्चों में ओसीडी होने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को इनसाइट नहीं होती है। बच्चों को ये पता नहीं होता है कि जो वो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ये कोई समस्या है और वो उसे बार बार करना चाहते हैं। ओसीडी की शुरुआत अधिकतर अचानक होती है और ओसीडी का कोर्स, जिसे हम वैक्सिंग वेनिंग कोर्स कहते हैं, यानी कई बार वो समस्याएं बढ़ जाती हैं, कई बार वो कम हो जाती हैं। स्ट्रेस के समय में खास करके समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावे ओसीडी के जो लक्षण हैं वो बदलते रहते हैं। एक ही मरीज में कई बार अधिक सफाई वाले लक्षण आते हैं, फिर वो चेंज होके चेक करने वाले लक्षण हो सकते हैं, फिर वो चेंज हो करके किसी और तरह के अनचाहे थॉट्स में बदल सकते हैं। तो एक ही मरीज में ये सिम्टम्स बार बार चेंज हो सकते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ओसीडी का ट्रीटमेंट मेनली दो तरह से होता है, फार्माकोथेरेपी दवाओं से और दूसरा साइकोलॉजिकल थेरेपी। यहाँ जो सबसे कॉमन फार्माकोथेरेपी है वो है दवाओं को देना। अब हम जानते हैं कि ओसीडी के मरीजों में न्यूरोट्रांसमीटर्स में, ब्रेन के जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनमें एक इम्बैलेंस होता है। सेरोटोनिन, डोपामीन, इनके बीच असंतुलन होता है। तो कई बार सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाएं इसमें दी जाती हैं, जिन्हें हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स बोलते हैं। ऐसे ही दवाओं के अलावे साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, जो दवा के साथ साथ चलती हैं। अगर दवा और थेरेपी साथ में चलें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। थेरेपी में जो थेरेपी है उसे हम सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। उसका एक खास प्रकार होता है ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ईआरपी का यूज़ ओसीडी में किया जाता है। दवा और ईआरपी साथ साथ चलें तो मरीजों में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट लंबा होता है। अधिकतर ओसीडी के मरीज बहुत जल्दी ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, लेकिन ये जानना है कि ट्रीटमेंट लंबा चलता है और लंबे समय तक ट्रीटमेंट में रहने से हम समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।